नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और इसके तहत हम दूसरी बुक 2 भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन कर रहे हैं। और आज के अध्याय में हम संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात स्ट्रक्चरल चेंज का अध्ययन करेंगे। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और यह वीडियो पूर्णतः प्रश्नोत्तर प्रारूप में है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, नगरीकरण और औद्योगिकरण का परस्पर संबंध है, चर्चा करें। ठीक है, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण का क्या है के मध्य कोरिलेशन है, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। ठीक, तो उत्तर में लिखेंगे कि औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन से है। ठीक है, औद्योगिकरण का संबंध किससे है? यांत्रिक उत्पादन से है, जो ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ औद्योगिकरण को स्पष्ट कर रहे हैं हम कि औद्योगिकरण का संबंध किससे है? यांत्रिक उत्पादन से है, जो ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। इसमें ज़्यादातर लोग कारखानों, दफ्तरों और दुकानों में काम करते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं? कारखानों में, दफ्तरों में और दुकानों में। ठीक है, 90% से अधिक लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं। ठीक, क्योंकि यहीं पर रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, तो लोग कस्बों और शहरों में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहीं पर रोजगार और व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। ब्रिटेन का समाज औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था। तो सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। अतः वह सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय होने वाला पहला देश है। ठीक है, तो यानी ब्रिटेन क्या है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला पहला देश है। सामान्यतः औद्योगिकरण और नगरीकरण एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रिया क्या होती है? एक साथ होती हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पर पहले उद्योग स्थापित होगा। जब उद्योग स्थापित होगा तो वहाँ पर लोग काम करने के लिए आएंगे। ठीक है, और आसपास जनसंख्या का जमावड़ा बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जब वहाँ जमावड़ा बढ़ने लगेगा तो उन जनसंख्या के रहने के लिए, अन्य तमाम तरह की भौतिक सुविधाओं के लिए, ठीक है, वहाँ पर कार्य किए जाने लग जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ पर बस्ती बसेगी, फिर उस बस्ती का विकास नगर के रूप में होने लग जाएगा। ठीक है, तो वही है। तो हमने क्या देखा? सामान्यतः औद्योगिकरण और नगरीकरण एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। उद्योगों की स्थापना के साथ ही वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह क्षेत्र नगर में तब्दील होने लगता है। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास नगरों का विकास तथा नगरीय सुविधाएं सुलभ होने लगती हैं। ठीक है, हालांकि उपनिवेशी शासन काल के दौरान पुराने नगरीय केंद्रों का क्षरण हुआ। तो जब भारत में उपनिवेशी शासन स्थापित हुआ, यानी कि ब्रिटिश का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, तो जो पुराने नगरीय केंद्र थे वे उनका क्षरण हुआ, वो समाप्त हो गए और नए उपनिवेशी नगर बस गए। उदाहरण के रूप में सूरत और मसूलीपट्टनम ने अपना आकर्षण खो दिया, यानी ये धीरे धीरे क्या हो गए? इनका महत्व कम होने लग गया और मुंबई, चेन्नई जैसे महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरे। ठीक है, नए नए शहर उभरे। मुंबई से कपास, कोलकाता से जूट, मद्रास से कहवा इत्यादि ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था और निर्मित वस्तुएं इन नगरों में आयात की जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इन शहरों का क्या था? इन नगरों का बड़ा ही महत्व था। क्यों? क्योंकि यहाँ से इन्हें कच्चा माल मिल जाता था, है ना। ब्रिटेन को कच्चा माल मिल जाता था, जैसे हमने देखा मुंबई से कपास मिल जाता था, कोलकाता से जूट, मद्रास से कहवा मिल जाता था। ठीक है, और फिर इन सब वस्तुओं को निर्यात करते थे और ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं होती थी, ठीक है, जो बनी बनाई वस्तुएं होती थी, वे वस्तुएं इन्हीं शहरों में आयात की जाती थी। ठीक है, अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया तथा अवसंरचना विकास, ठीक है, जैसे सड़क, परिवहन इत्यादि का महत्वपूर्ण बल दिया गया। ठीक है, इन पर अत्यधिक महत्वपूर्ण बल दिया गया। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ वहाँ पर की जाने लग गई। ठीक, इससे नगरीकरण वहाँ पर हुआ। स्वतंत्रता के बाद
भारत सरकार ने औद्योगिकरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, जिससे औद्योगिकरण के साथ ही नगरीकरण भी हुआ। ठीक है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने क्या किए, उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किए, तमाम योजनाएं लाए, है नहीं, तमाम रणनीतियां अपनाई। जब औद्योगिकरण हुआ तो साथ के साथ ही नगरीकरण भी हुआ तथा अनेक नगर एवं महानगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो अनेक नगरों और महानगरों का विकास हुआ। उदारीकरण की जो वर्तमान नीति है, इसके कारण भी नगरों का तीव्र विकास हो रहा है। आज के समय में तो जो वर्तमान सरकार है वो स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज को भी बढ़ावा दे रही है नहीं। जो बड़े बड़े शहर पहले स्थापित हो चुके हैं उनके आसपास सैटेलाइट शहर है नहीं, उपग्रही शहर की स्थापना की जा रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास एनसीआर का जो एरिया है, ठीक है, उसका विकास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उदारीकरण जो वैश्वीकरण की रणनीति रही है उसके तहत भी नगरों का तीव्र विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि अब जो ग्राम के क्षेत्र हैं, ग्राम को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पर भी अवसंरचना विकास, सामाजिक आर्थिक सुविधाएं, ठीक है, भौतिक सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र भी पहले कस्बे में, ठीक है, कस्बे से धीरे धीरे नगर में परिवर्तित हो जाएंगे। अंततः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण के साथ ही नगरीकरण का भी विकास होता है। दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो सबसे पहले हम बताएंगे पूंजीवाद है क्या और पूंजीवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, पूंजीवाद क्या है, एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है जहाँ पर जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन कल कारखाने, भूमि, ठीक है, इत्यादि क्या होता है, निजी लोगों के हाथ में होता है, कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक, इसे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना जाता है। इस व्यवस्था में क्या किया जाता है कि अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, इसलिए यहाँ पर नवीन हमेशा इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, नई नई चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, नई तकनीकों को, श्रम को, कुशल श्रम को महत्व दिया जाएगा, लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना, ताकि क्या कर सके वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य निष्पादन कर सके, है ना, कार्य कर सके और अधिकतम लाभ हासिल किया जा सके। तो क्योंकि मेन उद्देश्य जो होता है इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। इससे बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण के रूप में देखा जाने लगा। भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ। जब भारत में पूंजीवाद का विकास हुआ तो उपनिवेशवाद बढ़ा, क्योंकि जब ब्रिटेन के जो पूंजीवादी लोग थे, ठीक है, जो उन्होंने भारत में निवेश किया, पैसा लगाया, ठीक, और पैसा लगाकर धीरे धीरे यहाँ पर अपना उपनिवेश भी स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर भी पड़ा। ज़्यादा करके नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा था। ठीक है, तो भारत के में पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा कि उपनिवेशवाद, यहाँ पर भारत एक गुलाम देश बन गया, और जब गुलाम देश बन गया तो इससे क्या हुआ, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आया। कुछ सकारात्मक चीज़ें भी आई, ज़्यादा करके नकारात्मक चीज़ें हुई, क्योंकि भारत का शोषण प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।